हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, क्या पढ़ाना था आज हमें? 4.3 अभी यही चल रही है। अच्छा, 7वां बताना था। इसके कितने क्वेश्चन बचे हैं? इसके 7वां 8वां, बस तो ही क्वेश्चन है। चलिए, आज शायद ये प्रश्नावली और इसके बाद 4.4 भी शायद करा देते हैं। चलिए आइए बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद बात आगे करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अनुदान दिया। मतलब कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि कहीं पर भी भूकंप आया होगा, वहां पर कोई कक्षा 9 की 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक का नाम यामिनी था और दूसरे का नाम फातिमा था। 2 लड़कियां थी, उनको ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा अनुदान देना चाहिए। अनुदान मतलब समझते हो? मतलब जो पीड़ित हुए हैं, जिनको चोट लगी हुई है। अब देखो, जहां पर हादसा होता है ना तो वहां पर खाना सही से पहुंच पाता है, ना तो वहां पर राहत व्यवस्था सही से पहुंच पाती है, तो उन सब के लिए पैसे लोग डोनेट करते हैं थोड़े थोड़े। अगर अब आप सोचो जरा सा, अगर आपकी क्लास में कितने सारे लड़के होंगे? तकरीबन 60-70 लड़के तो होंगे ही। अगर सबने 10-10 रुपए दिए तो 6000 रुपए होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 60 लड़के हैं और 10-10 लेंगे, 6000 हो जाएंगे आपके, कि नहीं होंगे? 600 हो जाएंगे। समझो, 10 रुपए आपने दिए, 60 लड़के कितने हो गए? 600। और 10 रुपए कितना मायने रखता है? कुछ नहीं मायने रखता। आज के जमाने में तो कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर फातिमा और इनकी जैसे 100 रुपए दे दिए तो कहना ही क्या। चलो, अब 600 रुपए में आप ये मान के चलो कि एक टाइम का कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं कि कम से कम 7 से 8 व्यक्तियों का खाना हो जाएगा। तो 7 से 8 लोगों का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? आपके कॉलेज में इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेज होंगे जिसमें कम से कम 60-60, 70-70 लड़का एक कॉलेज में होंगे। अगर सबने पैसे दिए तो ये मान के चलो कि कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए पहुंच जाएगा। और समझ लो उनसे कितने पीड़ितों को भोजन मिल जाएगा, कितने को जो चोट लगी होगी उसके लिए समय पे दवाइयां मिल जाएंगी, सारी चीजों की व्यवस्था पैसे से हो जाती है। तो वही ये सवाल कह रहा है कि कोई स्कूल में कोई 2 लड़कियां जिसका नाम फातिमा और यामिनी है, इन दोनों ने मिलकर 100 रुपए भूकंप पीड़ितों के अनुदान के लिए दिया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अनुदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है। मतलब कहने का कि आपको एक समीकरण के रूप में इसको दर्शाना है। और उसने कोष्टक में भी लिखा है कि आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यामिनी द्वारा दिए गए पैसे को हम x मान सकते हैं, x रुपए का अनुदान दिया है, और फातिमा द्वारा दिए गए y रुपए दिया है। तो इसका समीकरण क्या कोई बना सकता है? मुझे यह बताओ, आप में से कोई इसका समीकरण बना सकता है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हो आप लोग? नहीं बना पाओगे। देखो, आपके पास, आपको इतना पता है कि कुल रुपए कितने दिए गए हैं? 100। उसमें से फातिमा 1 रुपए भी दे सकती है और यामिनी बाकी 99 रुपए दे सकती है, या जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है। यामिनी, हमें नहीं पता है कि कितने उसने दिए। क्वेश्चन में ये कहा है कि x और y रुपए आप मान सकते हो। तो एक बात बताओ मुझे, इन्हीं दोनों के पैसों का योग कितना बता रहा है? वो 100 रुपए। तो क्या मैं इसको x + y = 100 नहीं लिख सकता हूं? और यही तो आपका रैखिक समीकरण है। करना ही क्या था इसमें? आपने 2 पद वाला रैखिक समीकरण बना लिया। अब इसके बाद उसने कहा इसका आरेख बनाओ। आरेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक 2 डायमेंशनल की कार्तीय तल बनाते हैं। 0 होता है इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज और समझना, 1 2 3 से नहीं होगा। इसको आप लोग ऐसे कर लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ऐसा क्यों हमने कहा जानते हो? क्योंकि हमारा आंकड़ा है बहुत बड़ा, तो हम अपने हिसाब से मानक 1 2 3 मान लें या फिर 10 के मानक में मान लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी आपको 10 मानने पड़ेंगे। ठीक है, 70 80 90 और 100। यहां पर भी आपको -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 और -100। इधर भी आपको -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 80 90 और 100। और सबके आगे माइनस लगा दो। दिख रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है,
नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देना। अब बात को समझना, हमसे क्या कहा है कि इसका वन आरेख बनाना है। वन आरेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं इस प्रकार का, जिसमें से एक तरफ x एक तरफ y लिखते हैं। अगर मैं एक बार x की वैल्यू 0 मानता हूं, एक बार y की वैल्यू, मैं बहुत पहले से ये बात आपको बताता चला हूं, जब x की वैल्यू मानोगे, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना निकल के आएगा आपका 100 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। जब y बराबर आप 0 मानोगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा 100, और दोनों पॉजिटिव में आएंगे। तो पहला आपको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको। ऑनलाइन बच्चे अगर दिक्कत लग रही है तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। देखो इसका क्या मिला 0,100 और इसका क्या निर्देशक मिले 100,0। तो एक्स अक्ष में आपको 100 चलना है पॉजिटिव की दिशा में, मतलब आपका तकरीबन यहां पे कहीं पे पहुंचेगा, और वाई अक्ष में 0 चलना है तो मतलब हमारा यही एक बिंदु होगा। फिर इसके बाद दूसरा बिंदु क्या कहा है 0, एक्स अक्ष में आपको 0 चलना है, वाई अक्ष में पॉजिटिव 100 चलना है, मतलब यहां पे मिल गए मुझे दोनों। अब जो दो बिंदु जैसे ही मिले तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दो बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, और जैसे ही मिला देंगे तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100। क्या चीज समझ में आई आपको। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, फातिमा द्वारा दिए गए पैसों को काउंट कर लेना था। माना उसने खुद क्वेश्चन में कहा कि इसको हम x रुपए मान सकते हैं, फातिमा द्वारा दिए गए पैसों इसको y मानना था, y मान लिए। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल आमदनी वो कितनी दे रहे हैं 100। अब यामिनी का कुछ हिस्सा होगा और कुछ हिस्सा फातिमा का होगा, हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना हिस्सा है। क्वेश्चन ने खुद कहा है कि x और y मान सकते हैं, तो टोटल पैसे तो दो ही व्यक्ति दे रहे हैं ना, तो x हो गया किसका, फातिमा का, और y हो गया, x हो गया यामिनी का, y हो गया फातिमा का। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हमें दी गई है 100। जब हमने ये एक समीकरण बनाया तो ये क्या हो गया, दो पद वाला रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब हमें पहला देखो, इसमें दो क्वेश्चन पूछे था, एक तो यही पूछे हुए था, दूसरा क्या पूछे हुआ था, आरेख बनाना इसका। तो आरेख बनाने के हम लोगों ने क्या किया, चार्ट बनाया, जिसमें से एक बार x को 0 माना, एक बार y को 0 माना, तो कुछ ना कुछ हमारे x और y के मान दोबारा निकल के आए। जैसे ही निकल के हमने इसमें दर्शा दिया और हमारा बन गया। समझ में आया आपको, ज्यादा कठिन तो नहीं था। चलिए समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका नोट हो गया, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7वां कि नहीं समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8वें की। 8वें में 5 पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब ये पांचों पार्ट्स में हमसे क्या निकलवा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो मैथ में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उसका मतलब समझो, फिर इसके बाद उसके क्वेश्चन पे आओ। ये काम आप हमेशा करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दिया गया है। रैखिक समीकरण क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है F बराबर, क्या दिया गया है, F बराबर ब्रैकेट में 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये हमें क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। इसी से हमारा सारा खेल होना है, यही हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि तापमान को नापने के लिए दो इकाइयों की बात इसने किया है। पहला बात है सेल्सियस की, दूसरा बात है फ़ारेनहाइट की। हम भारतीय जो नापते हैं वो सेल्सियस में नापते हैं, और अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये जो पश्चिमोत्तर देश हैं, ये कौन सी नापते हैं आपके, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। और उसका इन्होंने एक संबंध दिया गया है, फ़ारेनहाइट बराबर 9/3 सेल्सियस प्लस 32। तो आपसे अब इसी से 5 क्वेश्चन निकलवा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते। पहला क्वेश्चन क्या है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आरेख बनाइए। इसका भी आरेख बनाना है क्या। चलिए उसने आपसे कहा है कि इसी समीकरण में ये जो दिया गया है, इसको सी को कितना मानना है एक्स, और फ़ारेनहाइट को कितना माना है वाई। तो सबसे पहले आओ इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई बराबर, भाई एफ की जगह कितना रखेंगे, वाई बराबर 9/5, सी का मान कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष प्लस 32। अब इसको थोड़ा सा हम क्या बनाएंगे,
रैखिक समीकरण बनाओ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है कि नहीं लेना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9x अपॉन पूरा 5 ले लेंगे एलसीएम, प्लस तो 5 का गुणा इसमें हो जाए 5 दूनी 10, हाथ में आए 1, 5 15 1 16। यहां तक समझ में आया। अब आपको आगे क्या करना है, तिर्यक गुणा 5x 5y है सॉरी 5y बराबर 9x प्लस 160। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको कुछ नहीं करना है, वन आरेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 9x माइनस 5y प्लस 160 बराबर 0। ये हमारा क्या निकल गया, कुछ नहीं किए, इसको केवल उठा के उधर पलट दिए हैं, तो ये इधर गया माइनस में हो गया, ठीक है। अब वन आरेख बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ट का ड्रॉ करते हैं, चार्ट ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमारा x होता है, यहां पे हमारा y होता है। एक बार क्या मानते हैं, x को 0 मानते हैं, एक बार y को 0 मानते हैं। जब हम x को 0 मानेंगे तो 9 इंटू 0 माइनस 5y प्लस 160 बराबर 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 5y बराबर ये प्लस 160 उधर जाएगा, काय में होगा माइनस 160, माइनस से माइनस कटा, y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 160 y 5 15 5 दूनी 10, मतलब 32 निकल के आया। कितना आया, तो y का मान 32 निकल के आया। बात समझ में आई। जैसे ही अब हम y बराबर क्या रखेंगे 0, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 9x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 160 इज इक्वल टू 0। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, पूरा पद 0 हो जाएगा, और ये 160 उधर काय में जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 160 अपॉन 9। इसको काटो जरा सा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा 7 70 कितनी बार जाएगा 9 72 9 63 7 बार जाएगा, 63 हुआ, 63 का मतलब 7 70 हुआ, इतना ही जाएगा। जरा इसका करके देखो इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मान हमें कितना मिला 17.7, वो भी काहे में मिलेगा, हमें निगेटिव में मिलेगा। बात करो जरा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने सोचा इसी में सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये साफ कर देते हैं। f बराबर 9/5 c प्लस 32। अब हमें क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। अब देखो इसको गौर से समझना, हमारे पास आंकड़े क्या है, बहुत दूर दूर हैं। क्या है आंकड़े, दूर दूर हैं। 32 है तो हम थोड़ा सा एक मानक मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0, इधर ले लेते हैं 10 20 30 40 50। हाँ 10 20 माइनस 30 माइनस 40, अच्छा इधर तो प्लस में ही रहेगा, ऊपर जा रहे हैं 50 60 और 70। इधर क्या आएगा माइनस के 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस के 40 माइनस के 50 माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40 माइनस के 50 माइनस के 60। आप समझो मेरी बात को, x अक्ष में 0 जाना है, y अक्ष में 32 जाना है। x अक्ष में 0 x अक्ष में 0, y अक्ष में पॉजिटिव 32 कहां मिलेगा, 30 के ऊपर मिलेगा, 31 32 मतलब कहीं यहां पे मिलेगा, तो एक बिंदु हमें ये मिल गया। अब दूसरा उसने क्या कहा माइनस के 17, x अक्ष में माइनस के 17 कहां मिलेगा 10, और 20 के पास होगा कि नहीं होगा, यहां पे मिलेगा। अब जैसे y अक्ष में हमें 0 जाना है तो हम y अक्ष में नहीं कुछ करेंगे। अब हमें दो बिंदु मिल गए, बस ऐसे करके इसको ऐसे, इसको करके ऐसे खींच देना है। समझ में आया, सरल था कि नहीं सरल था। ये बिंदु हो जाएंगे आपके 0,30 और ये बिंदु हो जाएंगे माइनस के 17.7, 0। समझ में आया आपको। चलिए इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको नोट करो, बाकी जो चुटुर पुटुर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको फिर मैं अभी बात बताता हूं। नोट कर लो इसको फटाक से जल्दी से। चलिए नोट हो गया आपका। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया ना। पहले में कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको समीकरण बनाना था। समीकरण हम लोगों को कितना आया था 5y माइनस कितना आया था 5y माइनस 5y, अरे समीकरण होगा ना, मैंने बनाया था। कितना था अक्षय, अरे इसका समीकरण नहीं बनाए थे y के रूप में, फॉरेनहाइट जब लिखे थे तो y बराबर 9/5 into x वाला था। ये 9x
माइनस 5y हाँ 9x 9x माइनस 5y माइनस 160 रुक जाओ 9 x हटाइए इसको 5y नहीं 9x माइनस 5y 9x माइनस 5y माइनस 160 160 यही होगा। अरे यही होगा बराबर, इसको घर लेके आया हूँ इधर तो माइनस हुआ होगा। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेल्सियस बराबर कितना है 30, मतलब अब ये तो हमने बना लिया था, इसको अगर जरा सा अगर लिखे हम लोग तो आपका कितना निकल के 5 फ़ारेनहाइट बराबर 9C प्लस के 160, यही बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपसे उसने कहा है कि सेल्सियस का मान उसने कितना दे दिया गया है 30, तो फ़ारेनहाइट का मान निकलवा रहा है, तो C की जगह वहां पे रखो जरा सा। तो 5 फ़ारेनहाइट बराबर 9 इंटू सी कितना होगा 30 प्लस के 160, सॉल्व करो 270 प्लस 160 बराबर 5 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर मैच कराना जरा सा, 1 मिनट। 0 0 हो गया, 7 6 13 2 2 4 भागे 5 फ़ारेनहाइट। ये समझ में आया मैंने क्या किया है, समझो गौर से। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, कितना है 430 आया, और ये जो फ़ारेनहाइट 5x इंटू में था इसको कहां भेज दिए, भाग में भेज दिया। अब इसको काटो, 5 8 40, 3 बचा 30 हुआ, 5 6 का 30, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया 86 फ़ारेनहाइट आ गया। आ रहा है, चलिए ये चीज समझ में आई। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सी का मान उठा के सिंपली कहां पे रख देना है यहां पे, और उसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपके पास होगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट को इसने कितना बोल दिया 95। अब जब फ़ारेनहाइट 95 है तो 5 इंटू फ़ारेनहाइट की जगह कितना लिखना है 95 बराबर 9C प्लस 160। अब यहां पे कितना हमें निकालना है, सेल्सियस निकालना है, सी का मान निकालना है, तो गुणा करो 25 की दी 5 हाथ में है 2 नपना 45 और 2 47, 475 आ गया। 95 में 5 का गुणा किया कितना आया 475 9C। अब देखो गौर समझना, 160 इस साइड किसके है प्लस के, इधर लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अपने अचरपद के पास जाएगा, तो किस में आएगा ये माइनस में आएगा, माइनस के 160 बचेगा क्या हमारा, केवल और केवल 9C बचेगा। इसको जरा सा घटाओ, 5 में 0 गए 5, 7 में 6 गए 1, 4 में 1 गए 3, ठीक है, और बराबर 9C। अब ये C का मान निकालना, ये इंटू में इधर काय में आएगा, भाग में आएगा, भाग आया बराबर C। कितनी बार जाएगा 9 3 का 27, कितना बचा आपके पास 4 नापना 45, तो कितनी डिग्री सेल्सियस है 35। मतलब अगर फ़ारेनहाइट 45 डिग्री है तो उसका सेल्सियस मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री। यदि सेल्सियस का मान 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा आपका 86 पॉइंट कुछ। समझ में आई आपको बात कि नहीं समझ में आया, नहीं है? अक्षय बताओ, आ गया ना? चलो अच्छा, अब मुझे 2 क्वेश्चन और बोल दो फटाफट, इसी के 2 क्वेश्चन बचे थे ना, 3 ही तो, हाँ 2 क्वेश्चन बोलो जरा सा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, यदि 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस कितना है 0 है, तो फ़ारेनहाइट का मान निकलवा रहा था आपसे, और यदि फ़ारेनहाइट 0 हो जाए तो सेल्सियस का मान निकलवा रहा था। यही क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करते हैं, समझो बात को। इस समीकरण में सेल्सियस 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 फ़ारेनहाइट बराबर 9 इंटू सेल्सियस कितना है 0 प्लस 1 6, तो 5 फ़ारेनहाइट बराबर, ये तो पूरा पद 0 हो गया, क्योंकि 0 का 9 का गुणा किसमें होगा 0 में, तो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो उधर कितना बचेगा 106, तो फ़ारेनहाइट बराबर 160 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 5 3 15 5 दूनी 10, तो कितना फ़ारेनहाइट आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मतलब 0 सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा आपके 90 फ़ारेनहाइट के, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा है, यदि फ़ारेनहाइट को 0 कर दें, मतलब 5 इंटू 0 बराबर 9C प्लस 160 कर दें, तो ये पद पूरा क्या हो जाएगा आपका 0, इधर 9C प्लस 160, अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो कहां में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो 160 माइनस में इधर कितना बचेगा 9C। अब 9C बचेगा तो केवल हमें C का मान निकालना, तो माइनस 160 अपॉन 9, क्या कटेगा ये पूरा पूरा, देखो दशमलव में आंसर दे रहा है या ऐसे ही दे रहा है, देखो बताओ जरा सा मुझे, नहीं पूरा पूरा तो नहीं जाएगा ये,
उसी हिसाब से हम इसका आंसर निकालें। 40 डिग्री से चौथा है, चौथा है 32 फ़ारेनहाइट, हाँ 17.8 सेल्सियस। हाँ, तो इसको इसमें सॉल्व कराया तो कितनी बार जाएगा आपका? एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना बचा? या इसको ऐसे करके देख लो, एक बार आया 9, कितना है 70 आएगा कि नहीं आएगा? अब कितनी बार जाएगा? 7 बार, 9 7 63, कितना आएगा? 63, कितना आएगा? 7, जीरो उतार, जीरो दशमलव लगाएंगे 0, फिर कितना आएगा? 17.7 आ रहा होगा, 8 आ रहा है। हाँ 8 आएगा, समझो कैसे आएगा। फिर कितना आएगा आपका? 63, फिर 7 आएगा, फिर हम 7 बार जाएगा तो फिर आपका 70 होगा, 63 आएगा, मतलब ये कुल मिलाकर चलता रहेगा। तो इसको काटने के बाद कितना है? 17.77777 चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से जब आता है तो आप जब ये वाला पद हटाते तो इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सार्थक अंक में आपको समझ में आएगा, 8 1 7 1 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। माइनस में दे रहा है ना? समझ में आई बात आपको? ये भाग समझ में आया कि नहीं है? जब भी इस प्रकार के बहुत सारे अंक दिए होते हैं तो अगर 5, देखो इसका नियम क्या होता है, यदि 5 या 5 से बड़ा है तो, यदि 5 दशमलव के एक अंक के बाद यदि 5 है या 5 से बड़ा है तो सारे अंकों को हटा के एक जोड़ देते हैं, किसमें? दशमलव जस्ट बगल वाले अंक में। यदि 5 से छोटा है तो फिर हम ऐसे ही हटा देते हैं, नॉर्मली उसमें कुछ जोड़ा और घटाना नहीं करते। समझ में आया? चलो, इसको 17.8 सेल्सियस पे आ रहा है। हाँ ये सेल्सियस में आ रहा होगा आपका, क्योंकि फ़ारेनहाइट को हम लोगों ने 0 किया था ना, तो ये सेल्सियस में आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? पक्का नोट कर लो, फिर इसके बाद इसका 5वां बताते हैं। बस इस प्रश्नावली खत्म करके प्रश्नावली 4.4 को खत्म करके पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, अध्याय खत्म कर देते हैं। नोट कर लो इसको। नोट हो गया आप लोगों का? चलो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्नावली 4.4 बताएंगे। इसमें उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान बराबर हो? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। अब ये तो हमें पता चलेगा सॉल्व करने के बाद। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किसी भी एक का मान बराबर, अभी दोनों बराबर की बात ही तो उसने किया है, तो उसको बराबर कर दो किसी की जगह, चाहे सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट कर दो, चाहे फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस लिख दे रहा हूं। तो C बराबर 9 × 5 C + 32, यही बनेगा। अब इधर क्या हो जाएगा? C बराबर एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो 9C + 5, इधर जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160 हो जाएगा। 32 गुणे 5 करेंगे 16 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 5C 9C + 160। इसको इधर लेके आएंगे तो 5C - 9C बराबर 160। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 4C, तो C का मान कितना आ जाएगा? -160/4, 4 चौको 16, तो C बराबर कितना हो जाएगा? -40। तो कहने का मतलब है कि ऐसा भी मान संभव है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपके बराबर हो सकते हैं। तो पहले का तो हो जाएगा हाँ, और किस मान पर हो सकते हैं? तो 40 डिग्री संख्यात्मक मान पर आपके ये दोनों कोण दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ना विश्वास हो तो यहां पर आप दोनों जगह रख के देख ले रहे, LHS बराबर RHS आएगा। आओ इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस चेक। फ़ारेनहाइट की जगह भी -40 रखो 9/5, और सेल्सियस की जगह में -40 रखो +32। अब इसको सॉल्व करो, इससे काटो। अब इसको नहीं छूना है, इसको बड़े वाले को हम हमेशा कहे ना कि बड़े वाले पद को सॉल्व करो। कितना आ जाएगा? -8 आएगा। 9 72 +32। ये हमने कौन सा पद लिया? RHS लिया। अब RHS से अगर LHS आ गया तो मतलब सही है। 72 में 32 घटाओ, 2 में 2 का 0, 3 में 4 का, देखो -40 ये भी है, -40 ये भी है। इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो ये संभव है कि -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, और संख्यात्मक मान कितना निकल के आएगा? -40। ठीक है, चलो नोट कर लो, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.4 की। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर देंगे और इसके बाद इस क्लास को क्या करते हैं? एंड करते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलो हो गया आपका। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.4 की। बहुत ही छोटा सा है
ये प्रश्नावली और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बात समझो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक चर वाले और दो चर वाले क्या बनाना है, कुछ उसने नहीं कहा। नीचे उसने लिखा समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपित कीजिए। इसको किस रूप में निरूपित करना है, ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब आपको यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। एक चर का मतलब क्या है, सिंगल लाइन, उसमें केवल एक चर होगा। एक चर तो खुद दे रहा है y बराबर 3। अब इसका क्या निरूपित हम लोग कैसे करते थे, नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो करते थे। इधर -1 -2 -3 ऐसे ही करते थे। तो ये कहां जाएगा, पॉजिटिव में 3। तो ये आपका क्या हो गया, y बराबर 3। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि y अक्ष और x अक्ष वाला, नो, क्योंकि ये सिंगल चर का है तो इसमें केवल सिंगल लाइन होगी। इसमें ना तो कोई x होता है ना तो कोई y होती है। नॉर्मली एक लाइन होती है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ निरूपित करना है, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव की तरफ क्या कर दिया, इसको निरूपित कर दिया। बात समझ में आ रही है कुछ। अब जब ये दो चर वाला कहेगा तो y बराबर कितना है, 3। दो चर का मतलब उसमें x अक्ष भी होगा और y अक्ष। ये y अक्ष है, ये आपका क्या है, x अक्ष। अब इसको निरूपित करो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 -4। बात समझ में आ रही है। अब बात गौर से समझना, दो चर का मतलब क्या है। अब हमें यहां पर x अक्ष और y अक्ष ध्यान देना पड़ेगा। तो y अक्ष में कितना जाना है, पॉजिटिव के 3, तो y अक्ष में पॉजिटिव के 3। और ऐसे ही हमें क्या करना है, सिंगल लाइन खींच देनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 3। आप इसको ये चीज समझनी है कि y अक्ष जब दो चर की बात करें तो ये वाला चित्र बनाना है, और जब एक चर की बात करें तो नॉर्मली ये चित्र। समझ में आ रहा है कुछ। आइए अब इस पे बात करते हैं। इसमें भी आपको एक चर का बनाना है और दो चर का बनाना है। तो एक चर वाले में तो सिंपल लाइन होगी, 0 1 2 3 4। आप और भी जा सकते हो, देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। दो चर में क्या होगा, यहां पे आपका क्या होगा, 0 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7। और भी जा सकता है, -1 -2 -3 -4 -5। और भी जा सकता है, 1 2 3 4 5 6। और भी जा सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बात को अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो एक चर और दो चर के लिए x का मान तो सब बराबर ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो अब x का मान निकालना है, 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या काहे में जाएगा आपका, माइनस के। तो -9 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, -9/2। काटो जरा सा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना जाएगा, 4 4.5 आएगा, वो भी माइनस का। बात कुछ समझ में आ रही। तो 4.5 कहां पे आएगा, 4 के बड़ा होना चाहिए और 5 मतलब यहां पर आएगा कि नहीं, 4.4 4.5 यहां पर आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, -4.5। अब हम बात करते हैं दो चर वाले में। दो चर वाले में x पहली बात तो निगेटिव आना चाहिए, तो इस साइड आएगा। निगेटिव में भी कितना, 4.5 4.5 कहां पे होगा, यहां पे। और इसको क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन इधर एक इधर, और इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर -4.5। समझ में आया आपको कुछ, की नहीं समझ में आया, पक्का। तो क्लास को आज एंड करते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ऑनलाइन बच्चों को आई होप अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, जैसे आप हाँ प्रश्नावली मुझे होमवर्क में देनी है, चलिए तो आप प्रश्नावली SW नोट करो जरा सा। मेरे जितने मैंने वीडियो कराए हैं यूट्यूब में, वो सारे प्रश्नावली आज से आपको पर डे करके आनी है। तो प्रश्नावली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए 1.1 पूरी करके आनी है। चाहे 2 क्वेश्चन हो, चाहे 1 हो, चाहे जितने क्वेश्चन हो, पूरी आपको एक प्रश्नावली करके आनी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे ही YouTube चैनल पे नीचे क्या दिए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट है, उसी में आप जाके प्रश्नावली 1.1 देख सकते हैं। उसके बाद उसको क्वेश्चन को लगा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए है ये, ठीक है। और होमवर्क हम ऑफलाइन बच्चों का फिजिकली चेक करेंगे और ऑनलाइन बच्चों का कमेंट बॉक्स में वो मुझे बताएंगे कि आप करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। और मैं इसी तरीके से आपको विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन
और प्रश्नावली कराते रहेंगे। धन्यवाद। कल हम चालू करेंगे अध्याय 5वां, क्योंकि आज अध्याय पूरा खत्म हो चुका है, ये 4.4 है। आज अध्याय पूरा ये 4 खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद।